वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज बात दो होगी, एक ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की, और दूसरी दूर से कोई आदमी आपको फ़ोन करता है, कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं सीबीआई वाला हूँ और आप डिजिटली अरेस्टेड हैं और आपसे लाखों रुपए ठग लेता है, लेकिन अब तो जान भी चली जाती है। इसलिए आपको सावधान करना भी आज बहुत ज़रूरी है। पहले ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के खिलाफ जंग अंजाम तक पहुंचेगी और वह अब पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने राजधानी तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़वाई। उन्होंने इस दौरान संबोधन भी दिया और कहा कि ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है। जो ईरान की तरफ से हमले हुए 200 के आसपास रॉकेट से, उस हमले को खामनेई ने स्वीकारा है कि हमने हमला किया है, ये ज़रूरी और वाजिब हमला था और आगे भी जवाब दिया जाएगा। आपको याद है कि हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह को जब इजराइल ने मारा, उसके मारे जाने के बाद बदले की कार्रवाई के तौर पर ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया। और अगर ऐसा होता है तो फिर इस तरह के हमले होंगे, इस बात का खामनेई ने आज ऐलान भी किया। उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम देशों, खास करके अरब देशों से अपील की कि वे इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं और कुरान के रास्ते पर चलें। खामनेई के इस भाषण की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे जनवरी 2020 के बाद पहली बार ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़वाने के लिए आए थे। वे हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह के मारे जाने का मातम भी मना रहे थे। खामनेई ने कहा कि भाई नसरुल्लाह मेरे लिए गर्व का कारण था। इस्लामिक दुनिया में उसका कद बहुत बड़ा था और वह मुसलमानों की मुखर आवाज़ था, लेबनान का चमकदार हीरा था। अब वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका रास्ता और गूंजती आवाज़ हमारे बीच है और रहेंगे। कमज़ोर मजलूम की वह न सिर्फ मजबूत आवाज़ था, बल्कि वह दिलेर भी था। खामनेई कह रहे थे कि नसरुल्लाह की लोकप्रियता और प्रभाव का दायरा लेबनान, ईरान और अरब देशों से आगे था। लेकिन लेबनान में क्या हुआ? ईरान के हालात आज की तारीख में जो हैं, मैंने आपको बताया कि ईरान के सबसे बड़े जो नेता होते हैं खामनेई, उन्होंने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से ऐलान किया कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई हमने की, कार्रवाई आगे भी होगी। अरब और दुनिया के तमाम मुसलमान देश एक हो जाएं, कुरान के रास्ते पर चलें, इजराइल को नेस्तनाबूद करना है। और इजराइल का आतंक इतना है कि नसरुल्लाह जिसको उसने मारा, उसको दफनाने के वक्त हिजबुल्लाह के जितने भी कमांडर और उसके लड़ाके थे, सब थर्राए हुए थे। ऐसा डर इजराइल का था, इसलिए सीक्रेट तरीके से नसरुल्लाह को दफना दिया गया। हिजबुल्लाह ये चाहता था कि भारी भीड़ के साथ जनाजा निकले और दुनिया देखे कि इस्लाम का शेर पूरी शान शौकत के साथ विदा हो रहा है। उसकी विदाई कितनी आलिशान है, बड़ी है, लेकिन इजराइल करने दे तब तो। खबर ये थी कि अगर जनाजा निकला तो उस पर भी इजराइल बम गिराने की तैयारी कर चुका है, और यह भी कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार के जरिए अमेरिका से यह गारंटी हासिल करने की कोशिश की कि नसरुल्लाह के जनाजे पर इजराइल हमला नहीं करेगा। लेकिन लेबनान की राजधानी बेरूत पर जिस तरीके से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, उस लिहाज से अमेरिका ने कोई भी गारंटी देने से मना कर दिया कि हमारे से मत पूछो कि वो क्या करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। अब सवाल ये है कि इजराइल और क्या क्या कर रहा है। तो ईरान ने जब से मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमले किए, उसके बाद से वह और आक्रामक हो गया है। लेबनान और सीरिया में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और हमास, गाजा पट्टी,
इन तीनों तरफ वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पिछले 2 दिन के अंदर उसने दोनों संगठनों के यानी कि हिजबुल्लाह और हमास के कई कमांडरों को मार डाला है। हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन हेड था, जो कम्युनिकेशन यूनिट है उसको हेड करता था राशिद सकाफी, और इजराइल की फोर्स ने उसको मार दिया। सकाफी के ठीक पहले हमास प्रमुख जही यासर अब्दुल अल रज़ेक औफी, उसको ख़त्म कर दिया। और इससे बड़ी कामयाबी इजराइल की हाशिम सफ़ीदीन की थी। हाशिम सफ़ीदीन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर था और माना जा रहा था कि पूरी कमान अब सफ़ीदीन के पास जाएगी। लेकिन इजराइल ने उसका भी पता लगाया, उसके भी ठिकाने के बारे में पता किया, और वह भी बंकर के भीतर बैठ करके अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, और इजराइल ने बंकर को ध्वस्त करने वाले बम गिराए और सफ़ीदीन भी मारा गया। हिजबुल्लाह का एक और कमांडर हसन खलील यासीन, उसके पिछले शनिवार को इजरायली फौज ने दक्षिणी बेरूत में उसको निशाना बनाया। सफ़ीदीन को जब मारा तो बंकर के भीतर अपने करीबियों के साथ वो मीटिंग कर रहा था कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह इजराइल के साथ कैसे लड़ेगा, इजराइल को कैसे हम सबक सिखाएंगे, कैसे उसको अपने हमलों का शिकार बनाएंगे। और उसी दौरान बंकर बस्टर जो बम होते हैं वो गिरा दिया। ये जो बड़े कमांडर हैं हिजबुल्लाह के, ये इजराइल ने मार दिए हैं। हसन नसरुल्लाह को भी बंकर में ही इजरायली फौज ने मारा था। आपको याद होगा कि 27 तारीख को सितंबर को नसरुल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने लेबनान में उस ठिकाने पर हमला किया जहां वह बंकर के अंदर, सीक्रेट बंकर के अंदर बैठा हुआ था, और उस सीक्रेट बंकर की खबर इजराइल को हो गई और उसने बम गिरा करके उसको तबाह कर दिया। विस्फोट इतना ताकतवर था और उससे इतना धुआं निकला, जहरीला धुआं, कि नसरुल्लाह की दम घुटकर मौत हो गई। उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन धमाके से जो उसका प्रेशर था और धुएं में जो जहरीला तत्व था, उसने नसरुल्लाह को मार डाला। जिस इमारत में वो था उसके आसपास के ब्लॉक में इजराइल ने 80-85 बंकर बस्टर बम गिराए। 80-85 बंकर बस्टर जो बम होता है वो जमीन के नीचे गहराई में जाकर के और ब्लास्ट करता है सतह के काफी नीचे, और तबाही मचा देता है। नसरुल्लाह जिस इमारत में था वहां पर बम गिरने से 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया। कितना नीचा बंकर बनाएंगे। जो GBU-72 फैमिली के बंकर बस्टर होते हैं बम, उनकी खूबी ये होती है कि वे स्टील, कंक्रीट की जो मोटी मोटी दीवारें होती हैं उनको तोड़ करके 30 से 60 फीट नीचे गहराई में जा करके और कोहराम मचा सकते हैं, बड़ी तबाही मचा सकते हैं। और इजराइल की खुफिया एजेंसी सर्विलांस इतना ताकतवर है, इतना तगड़ा है कि वो हर कमांडर को पता कर लेता है कौन कहाँ बैठा हुआ है, और फिर स्कैन करके सर्विलांस के जरिए उसको टारगेट करके, और फिर वहाँ इतना ज़्यादा बम गिराता है कि उसके बचने के आसार ना के बराबर होते हैं। तो ये लेबनान पर इजराइल का हमला है। अब गाजा पट्टी में इजराइल क्या कर रहा है? कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में इजरायली हवाई हमलों में 99 लोग गाजा पट्टी में मारे गए और लगभग 170 घायल हैं। इजरायली सेना की माने तो उसने गाजा पट्टी में हमास की जो कथित तौर पर सरकार चलती है उसके मुखिया को मार गिराया है। आंकड़े कहते हैं कि पिछले साल अक्टूबर में 7 अक्टूबर को, आपको याद हुआ कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुस करके हमला किया था। उस 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने पलटवार किया, और पलटवार में अब तक उस गाजा पट्टी में 41,700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 97,000 के आसपास घायल हैं। जब अक्टूबर में हमास का हमला हुआ था
तो उसने इजराइल के 1139 लोगों को मारे। 1139 लोग इजराइल के मारे गए थे और 200 से अधिक लोग बंधक बनाए गए थे। उसके बाद से इजरायली फौज गाजा पट्टी पर कहर बनकर टूटी हुई है। अब आप देखिए कि नक्शे पर जैसे आपने देखा कि सीरिया, लेबनान, गाजा पट्टी, तो कहां कहां इजराइल लड़ रहा है, इस नक्शे को आप गौर से देखिएगा। ये ईरान है और ये इराक है, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में जमीनी संपर्क नहीं। तो जमीनी संपर्क नहीं है तो लड़ाई जो भी होगी वो वायुसेना के जरिए होगी या फिर मिसाइलों और रॉकेट के जरिए होगी। तो मिडिल रेंज की मिसाइलें या लॉन्ग रेंज की मिसाइलें जो हैं वो आप इजराइल के ऊपर ईरान चलाएगा और इजराइल ईरान के ऊपर। आप देखिए ईरान कितना बड़ा मुल्क है, लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश। हमारा हिंदुस्तान है 32 लाख स्क्वायर मीटर, यानी आधा हिंदुस्तान कहते ईरान है। और इजराइल कितना छोटा देश है, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 22,000। हरियाणा है 44,000 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा का आधा है इजराइल और आबादी 1 करोड़ की है, लेकिन वो लड़ रहा है। इजराइल के उत्तर में 2 देश आते हैं, एक लेबनान और उत्तर पूर्व में सीरिया। सीरिया भी एक बड़ा देश है, उसकी राजधानी दमिश्क। और सीरिया के जो सरहदी इलाके हैं जो इजराइल से लगते हैं, यहाँ लेबनान के कैंप्स हैं, माफ़ कीजिएगा हिजबुल्लाह के। और लेबनान में भी हिजबुल्लाह कैंप है। लेबनान का दक्षिणी हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा हिजबुल्लाह के पास है। और हिजबुल्लाह अपने आप में एक सरकार है, एक आर्मी है जो इजराइल के खिलाफ लड़ता है और लेबनान की जो सरकार है उसको पूरा प्रश्रय प्रोटेक्शन देती रहती है। तो हिजबुल्लाह, सीरिया में हिजबुल्लाह, और इन दोनों को समर्थन देता है ईरान। और नीचे जो गाजा पट्टी है उस गाजा पट्टी में हमास है। तो गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन, लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन, सीरिया में हिजबुल्लाह कैंप आतंकवादी संगठन। और ये है यमन। यमन जो देश है, ये सऊदी अरब, जो पीली पट्टी आपको दिखती है सऊदी अरब है। तो अरब कंट्रीज में जो सबसे बड़ा मुल्क है वो सऊदी अरब है, उसके नीचे ये यमन है। और यमन जो है हूतियों के कब्जे में है। हूती भी आतंकवादी, उग्रवादी, समुद्री डाकू। और इन हूतियों को भी पनाह, प्रश्रय, पैसा ईरान देता है। तो ईरान जो है इन सब का मालिक मुख्तार है। सीरिया में हिजबुल्लाह का, लेबनान में हिजबुल्लाह का, गाजा में हमास का, यमन में हूतियों का। और एक इजराइल है जो लगातार इन सब से लड़ता जा रहा है और लड़ रहा है। ये स्थिति जो है वो नक्शे पर है ताकि आपको तस्वीर बहुत हद तक साफ रहे कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। अब सवाल ये है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होता है, ईरान ने कहा, ईरान के जो सबसे सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उन्होंने कहा कि हमने हमला किया, हम फिर हमला करेंगे। और आपने देखा कि इराक एक बड़ा मुल्क है जो बीच में है, तो ज़मीनी संपर्क नहीं है, यानी कि एयरफोर्स और बाकी जो मिसाइल्स हैं उनके ज़रिए ही ये लड़ाई होगी। तो दोनों देशों के बीच में जो सैनिक ताकत दोनों की है उसकी तुलना क्या है? एक कॉम्पेरेटिव डेटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और आप देखिए ये इजराइल है और ईरान। इजराइल के पास एयरक्राफ्ट जो हैं वो 612, ईरान के पास 512, यानी कि एयरफोर्स उसकी ईरान के मुकाबले बेहतर है। जो समुद्री जंगी जहाज़ हैं, क्योंकि समुद्र के रास्ते भी ये लड़ाई हो सकती है। रास्ता बहुत बड़ा है लेकिन लड़ाई हो सकती है। 64 जंगी जहाज़ जो हैं वो इजराइल के पास हैं और 101 है ईरान के पास। जो टैंक हैं वो 1370 और 1996 टैंक ईरान के पास है। लेकिन ये ज़मीनी लड़ाई में काम आएंगे और ज़मीनी लड़ाई की फिलहाल कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। इसलिए सैनिकों की संख्या आप देख लीजिए, 11,80,000 सैनिक ईरान के पास हैं और 6,70,000 सैनिक जो हैं वो इजराइल के पास हैं। और इसमें एक्टिव सैनिकों को हम जोड़ देते हैं तब। डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ का है इजराइल का और 83,000 करोड़ का। यानी सोचिए आप कि 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश, 9 करोड़ की आबादी का देश, और उसका जो डिफेंस बजट है वो 83,000 करोड़ है। छोटा सा एक प्यादा देश, हरियाणा का आधा देश, 1 करोड़ की आबादी का देश और 2 लाख करोड़ का बजट है डिफेंस का।
ईरान के मुकाबले 2.5 गुना, उससे भी ज़्यादा, या 2.5 गुना मान लीजिए। तो ये है इजराइल ईरान का। अब एयरफोर्स को अगर आप देखते हैं तो आप एयरफोर्स के मामले में इजराइल को आप ईरान के मुकाबले कहीं आगे पाते हैं। उसके पास अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, आर्म्स, एम्युनिशंस, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें ईरान से बेहतर हैं। इसलिए आज की तारीख में अगर वॉर है तो इजराइल ईरान के मुकाबले कहीं ज़्यादा सक्षम और मजबूत मुल्क दिखाई पड़ता है। अब जो एयरफोर्स की ताकत है वो देखिएगा, ये जो अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट्स होते हैं, लड़ाकू विमान जिनको कहते हैं, अब F-15, F-16, F-35 बेहतरीन फाइटर जेट्स जो दुनिया के हैं, F-35 तक, ये इजराइल की हवाई ताकत का सबसे बड़ा आधार है। मल्टी लेयर हवाई रक्षा प्रणाली है उसकी, जो एयर डिफेंस सिस्टम है। और मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये एरो पैट्रियट, यह भी क्या है, एरो 2, एरो 3, जो आसमान है इजराइल का उसको उसने एक तरीके से कवर करके रखा हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है इजराइल का, और इसलिए वो ईरान के ऊपर कहीं ज़्यादा मजबूत है। 3 लेयर में उसका एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। एक छोटे से मुल्क की ताकत ये समझिए कि दुनिया के बड़े से बड़े देशों को वो अपना सर्विलांस, अपना ड्रोन, अपना आर्म्स एम्युनिशंस बेचता है। हिंदुस्तान भी सर्विलांस के लिए उसके ड्रोन खरीदता है। और हिंदुस्तान में जो बॉर्डर सर्विलांस है उसमें जो इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं वो इजराइल से लिए हैं, और इजराइल हमारी बहुत मदद करता है। एक ऐसा मुल्क है जो हर गाढ़े वक्त पर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहता है, और वह इकलौता ऐसा देश है जो पूरे अरब में अकेले यहूदी देश है और बाकी मुस्लिम देश हैं। अब मैं आपको जो ड्रोन होता है, एयर डिफेंस सिस्टम, पीसीआर आपके पास आ गया कि ग्राफिक्स एयर डिफेंस सिस्टम का, तो अब बारी बारी से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्यों काम करता है। अगर 200 से ज़्यादा मिसाइलें, रॉकेट ईरान ने फायर किए और इजराइल के ऊपर नहीं गिरे, या 1-2 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आईं, उससे पहले भी उसने ताबड़तोड़ 400 के आसपास मिसाइल रॉकेट लॉन्च किए थे, वो भी सारे के सारे 95% जो है नष्ट कर दिए गए। क्या है ऐसा, कौन सा सुरक्षा कवच है जो इजराइल के लोगों को महफूज रखता है? आप उसको अब देखिएगा कि कितने अलग अलग लेयर के साथ उसके पास, जो पहले आयरन डोम, इजराइल का जो खास एयर डिफेंस सिस्टम है वो आयरन डोम है। यानी कि इजराइल के आसमान में जो कुछ भी आएगा वो उसको नष्ट कर देगा। जो छोटी दूरी की मिसाइलें होती हैं, रॉकेट, उन सबों को इंटरसेप्ट करना और फिर डिस्ट्रॉय करना, उसमें आयरन डोम सक्षम माना जाता है। और इसकी जो सफलता है वो 90% मानी जाती है। यानी कि अगर आपने 100 रॉकेट डाले तो 95 ये नष्ट कर देगा, 5 ही गिर सकते हैं, और वो भी तब जब आपने बहुत ताबड़तोड़ तरीके से फायर किए हैं। जो नागरिक इलाके होते हैं इजराइल के, जो रिहायशी इलाके होते हैं, उनको सेफ रखने के लिए आयरन डोम काम करता है, और 90% इसकी सफलता की रेट है। तो ये आयरन डोम है। आगे चलिए, आयरन डोम को 2011 में डिप्लॉय किया गया, जो अभी आपको हमने दिखाया। और छोटी दूरी की मिसाइलें, जो रॉकेट होते हैं, उनको ये ट्रैक करता है, इंटरसेप्ट करता है। और इसको डिज़ाइन इसी लिहाज से किया गया है। आयरन डोम के जिम्मे उन हमलों को रोकने का काम है जो नागरिक बस्तियों को टारगेट करते हैं। इसका सक्सेस रेट मैंने आपको बताया कि 90% के आसपास है। इसको इजराइल के जो राफेल डिफेंस सिस्टम और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने मिलकर के डेवलप किया है। इसके लिए अमेरिका ने इजराइल को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था। अब एक दूसरा डिफेंस सिस्टम उसका, जिसको कहते हैं डेविड स्लिंग,
ये जो डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम है, इसको इजराइल ने ताकि क्या, ताकि मिडिल रेंज की जो मिसाइलें होती हैं उन मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती हैं उनको आयरन डोम करता है। जो मिडिल रेंज की मिसाइलें होती हैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से दागी गई मिसाइलें, जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनको ट्रैक करना और हवा में उनको ख़त्म करना, उसके लिए यह काम करता है, जिसको हम डेविड स्लिंग कहते हैं। ये एक दूसरा डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का। एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइलें हो, उन सबको मार गिराने की क्षमता रखता है और उन सबको रोकने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है ताकि इजराइल के लोग सुरक्षित रह सकें। जो मिसाइलें आयरन डोम की रेंज से बाहर होती हैं उनको टारगेट करने और डिस्ट्रॉय करने के लिए डेविड स्लिंग का इस्तेमाल इजराइल करता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि आयरन डोम से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डेविड स्लिंग का है। डेविड स्लिंग को भी आप 2017 में एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर एक्टिव किया इजराइल ने। इजराइल की सरकारी कंपनी जो राफेल एडवांस्ड है, जिसका जिक्र हमने किया था आयरन डोम के तहत, वो और अमेरिका का की जो कंपनी है RTX कॉर्प, इन दोनों ने मिलकर के बनाया है। यानी कि एक आयरन डोम, उसके बाद डेविड स्लिंग और इसके बाद एरो सिस्टम। एरो सिस्टम के दो वर्जन, एक एरो 2 और दूसरा एरो 3। अब ये जो एरो 2 एरो 3 है, क्यों है? ये जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको ट्रैक करने, इंटरसेप्ट करने और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन की गई। जो एरो 3 है, इसको सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए डेवलप किया गया है। यानी कि आसमान में कोई सैटेलाइट है और दुश्मन देश का है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट घूमते हैं उनको, या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको हवा में ही ख़त्म करने के लिए एरो 3 और एरो 2 वर्जन एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का जो है उसकी खातिर तैयार किया गया। इजराइल को सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी मिलती है वो इसी एरो 3 से और एरो 2 से मिलती है। यानी कि आपका रॉकेट है, आपका स्मॉल रेंज मिसाइल है, मिडिल रेंज मिसाइल है या लॉन्ग रेंज मिसाइल है, कुछ भी हो, इजराइल के आसमान के ऊपर वो नहीं जा सकता है। उसको डाइवर्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, काम नहीं करेगा। इन सिस्टम्स को एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों ही तरह के खतरों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ऐसी ऊंचाई पर काम करते हैं जो किसी भी नॉन ट्रेडिशनल वीपन को सुरक्षित रूप से रोक सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को जो एरो 2 और एरो 3 है, इसको भी इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने पूरा किया था और जो बोइंग कंपनी है वह भी इसके प्रोडक्शन में शामिल रही थी। अब जब इजराइल इतना सुरक्षित है, फौजी तौर पर इतना मजबूत है और दुश्मन के साथ लगातार कई मोर्चों पर वो लड़ रहा है, तो वहां के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं यह सुनना भी जरूरी है। אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. इजराइल ने यह सोच लिया है कि उसके दुश्मनों का खात्मा जब तक नहीं होता है तब तक उसकी सेना अपना हमला नहीं रोकेगी, ऑपरेशन ऑन रहेगा। और आप उस देश की ताकत देखिए कि पूरे अरब में सिर्फ मुस्लिम देश हैं और एक यहूदियों का देश, और सभी देशों को अकेले मोर्चे पर ले रखा है। किस किस से लड़ रहा है एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि उसकी ताकत और उसकी हिम्मत दोनों का अंदाज़ा आपको हो पाए। आप इस नक्शे पर देखिएगा, ये ईरान में सबसे बड़े नेता हैं खामेनी। ईरान का जो धार्मिक और राजनैतिक नेता होता है वो एक ही है, शीर्ष नेतृत्व उसका है, उसको आयतुल्लाह कहते हैं। आयतुल्लाह मतलब सर्वोच्च।
तो वो खामेनेई है। आयतुल्लाह खुमैनी 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में हुआ तो वो आए और आयतुल्लाह खुमैनी से आज की तारीख में आयतुल्लाह खामेनेई आ गए और वहाँ उनकी सरकार है, वो इज़राइल को चैलेंज कर रहे हैं कि हमने हमला किया है, हम दोबारा हमला करेंगे, इज़राइल को नस्तनाबूद करेंगे, जितने भी अरब के देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वो साथ आएँ और हम इज़राइल को नहीं छोड़ेंगे। सीरिया में हिज़्बुल्लाह, मैंने आपको बताया, लेबनान में हिज़्बुल्लाह, जो दक्षिणी लेबनान का पूरा बल्कि इज़राइल लेबनान की राजधानी बेरूत तक जाकर के हमला कर रहा है और बेरूत के बीच शहर में हमला कर रहा है, गाज़ा पट्टी जहाँ हमास है। तो हमास, हिज़्बुल्लाह और यमन में हूती, ये तीन जो हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कोई सरकार नहीं है, लेकिन अलग अलग देशों में ये वैसे संगठन हैं जो आतंकवादी संगठन माने जाते हैं, लेकिन वो इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने इज़राइल के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल रखा है और एक देश इज़राइल सबको पानी पिलाए हुए है। जैसे इज़राइल का डिफेंस सिस्टम है वैसे ही ईरान के पास है, लेकिन चूंकि ईरान बहुत बड़ा देश है इसलिए डिफेंस सिस्टम, उसकी आबादी और उसके क्षेत्रफल दोनों के लिहाज से नाकाफ़ी है। उसके पास है बावर 373। ये बावर जो है ना वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का सिस्टम है। S-300 है, रूस से लिया है ईरान ने। रूस अच्छा दोस्त है ईरान का और चीन भी। तो यह जो S-300 है, यह प्रणाली 200 किलोमीटर तक की दूरी पर जो टारगेट है उसको ख़त्म कर सकती है। 27 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ भी है, चाहे वो आपके फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल है, रॉकेट है, उसको निशाना बना सकती है। और S-300 को रूस के ज़रिए ईरान ने अपनाया है। तो यह जो डिफेंस सिस्टम ईरान का है वो उसके काम का है और ये आप देख रहे हैं। उसके बाद खुर्दाद है, खुर्दाद 15 ये भी इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का। यह 150 किलोमीटर की दूरी पर जो टारगेट है उसको पहचान सकता है और ख़त्म कर सकता है। 120 किलोमीटर तक की दूरी तक निशाना बना सकता है। ईरान की नौसेना भी, जो नेवी है, उसका भी जो अपना डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत माना जाता है। जो कोस्टल डिफेंस है उसमें मिसाइलें हैं, पनडुब्बियां हैं, समुद्री रडार है। तो ईरान ने अपने आप को एक मजबूत देश के तौर पर तैयार किया है। लेकिन जैसे ही आप उसको कंपेयर करते हैं इजराइल से, तो एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम में वो ईरान बहुत कमज़ोर दिखता है। जहाँ तक एटम बम का मामला है, इजराइल ने अपने एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में कभी कुछ भी पब्लिकली नहीं कहा। उसने यह माना ही नहीं दुनिया के सामने कि उसके पास एटम बम है। लेकिन यह यकीन किया जाता है कि जिस तरह का देश है वो एडवांस डिफेंस सिस्टम वाला, उसके पास परमाणु हथियार होंगे और कुछ अनुमान कहते हैं कि उसके पास 40 से 50 एटम बम हो सकते हैं। ये सामने जो आपका ग्राफिक्स है वो कुल मिलाकर के 80 परमाणु बम की बात कहता है और यह परमाणु बम इजराइल के पास हो सकते हैं, यह अनुमान लगाया जाता है। ईरान ने अभी तक परमाणु बम विकसित नहीं किया है, दुनिया कहती है। उसके ऊपर दुनिया की निगरानी रहती है, लेकिन ईरान हर बार यह कोशिश करता रहा है कि वो परमाणु संपन्न देश हो जाए और इजराइल कभी नहीं चाहता है कि वो परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि जैसे ही परमाणु संपन्न देश ईरान हो सकता है तो इजराइल के वजूद पर खतरा होगा। तो ये स्थितियां जो हैं, अब क्या है कि ईरान और इजराइल इन दोनों के बीच में दुश्मनी कैसे शुरू हुई, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है और अरसत में मैं आपको कहानियों के जरिए लेके चलना चाहता हूं और चलता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि एक ऐसा सिलसिला चलता रहे जिसमें मैं बात करता रहूं, मैं आपसे सारे फैक्ट्स फिगर्स शेयर करता रहूं, उसके आधार पर एक राय तय होती रहे और वो हम सबके बीच में साझा रहे। इजराइल और ईरान दोनों अच्छे देश थे, दोस्त, बेहतर,
1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और इस्लामिक क्रांति के बाद इन दोनों देशों के बीच में जो कुछ भी था वो बदल गया। उस क्रांति ने इजराइल के साथ ईरान के संबंध को ख़त्म कर दिया, या यूँ कहिए कि ईरान ने इजराइल के साथ अपने सारे संबंध ख़त्म कर दिए और दुश्मनी वहाँ से शुरू हो गई। 1948 में जब इजराइल बना, ये भी एक अलग कहानी है, मैंने अरशद के पिछले एपिसोड में बताया था आपको। तो हिंदुस्तान के आज़ाद होने के 1 साल के भीतर ही इजराइल वजूद में आया और उसको कुछ एक देशों ने रिकॉग्निशन दिया। ये पूरा फ़लस्तीन था जहां इजराइल आज की तारीख में है और ऑटोमन साम्राज्य के तहत था। लेकिन 14 मई 1948 वो तारीख है जब इजराइल वजूद में आया। यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में फ़लस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव फ़लस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का था। यरूशलेम जो था उसकी राजधानी, उसको अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन यहूदी नेताओं के प्रस्ताव तो मंजूर था, अरब के नेताओं को यह कहीं से भी कबूल नहीं था। ईरान उन 13 देशों में शामिल था जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया था। ईरान ने अपना स्टैंड 1949 में फिर दोहराया जब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य के रूप में इजराइल की एंट्री के खिलाफ वोटिंग की थी। लेकिन 1950 आते आते, क्योंकि अमेरिका का दोस्त है इजराइल और अमेरिका और ईरान में जो तब की सरकार थी, सरकार कही कि राजशाही राजवंश उनके साथ उनकी बनती थी, इसलिए ईरान ने अपनी हामी दी 1950 में कि हाँ, मैं इजराइल को बतौर देश स्वीकार करता हूँ। और टर्की, उसने भी इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ये दोनों मुस्लिम देश। लेकिन जैसे 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई तो उस क्रांति के जो जनक थे, या उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी जो ईरान की हुकूमत संभालने के लिए आए, उन्होंने इजराइल के वजूद को अस्वीकार किया, फ़िलिस्तीनियों के हक़ को माना, उनकी खातिर लड़ने का संकल्प उठाया और दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों के साथ उन्होंने आवाज़ अपनी बुलंद की। ईरान जो दुनिया का पहला इस्लामिक रिपब्लिक बना, उस समय के जो आयतुल्लाह थे खुमैनी, उनकी कोशिश ये थी कि दुनिया में ईरान सभी मुस्लिम देशों का नेता बने। और वहाँ से एक लड़ाई चली कि दुनिया में किस देश को मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहिए। एक समय दौर में पाकिस्तान भी था और आज की तारीख में टर्की है, ईरान है और सऊदी अरब है। और उस ईरान ने आज खड़ा होकर के इजराइल के ख़िलाफ़ जो लामबंदी की है, मोर्चाबंदी की है और आवाज़ लगाई है बाकी देशों को कि आप आइए, खड़ा होइए हमारे साथ। तो जितने भी देश खड़ा होंगे, ईरान के पीछे खड़ा होंगे, इजराइल का सामना ईरान करेगा और अगुआ ईरान बन जाएगा। यही मंशा ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी है। वो सही मौका इसको मान रही है जो इजराइल के ख़िलाफ़ युद्ध उसने छेड़ रखा है। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश उसके पीछे आ जाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान हों या दुनिया के दूसरे देशों के मुसलमान, वो आज की तारीख में इजराइल के ख़िलाफ़ और ईरान के साथ हैं। एक समर्थन, एक सहानुभूति ईरान को लेकर के है। और शिया देश होने के नाते जो सुन्नी देश हैं वो ईरान को बार बार दरकिनार करते रहे हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें शिया सुन्नी का भेद ईरान की इस लड़ाई ने, उसके तेवर ने ख़त्म कर दिया है और वो उभरता हुआ मुस्लिम देशों का नेता अपने आप को मान रहा है और उसको ऐसा दिख रहा है। इसलिए इजराइल ईरान के बीच में जंग बहुत देर तक चल सकती है, लंबी चल सकती है, ताकि तमाम मुस्लिम देश लामबंद होकर के ईरान की अगुवाई में आगे बढ़ें। अब आगे जो भी होता है वो अगर युद्ध में तब्दील होता है, ईरान और इजराइल की जो बार बार के टकराव हैं, तो दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। अब